समस्या हो रही है। इसकी मैं शिफ्ट है वो तो वही मैं कर रहा है। वो कौन सा था जो मैं जलाना चाहता तार है ना ये बन गया सही था। बिलन्नार नूर का गुजराती बामण यानी लाल था काम शुरू किया 1257 ये बनाओ तो इसमें पीपीटी पीपीटी नहीं तो यहाँ मुझे कुछ नहीं मैंने अभी शो इनफ नहीं किया ना जी है फिर भी तो वो 12 सेकंड पहले दिखा था अपना टाइम पहले 12 सेकंड पहले करा तो ये भी शो करेगा
गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, साथ ही साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे क्लास में लाइव जुड़ चुके हैं, सबसे पहले कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा। शेखर आजाद, पिंकी, विनीत राणा, अक्षय, शिल्पा, के एस राठी। सर अब ठंड नहीं है तो आप जैकेट डाले हुए हो, और पहले ठंड होती थी तो आप टी शर्ट में क्लास लेते थे। मेरे बच्चों, जब पहले ठंड होती थी तो एक दो दिन जो टी शर्ट में क्लास ली गई थी ना, उसी का ये रिजल्ट है कि अब मेरे को जैकेट पहननी पड़ रही है। ठीक है, तो एक दो दिन से थोड़ी सी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, और वो पहले के जो काम किए, जो ठंड में भी मैंने टी शर्ट में क्लास ली, शायद उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जैकेट डालनी पड़ रही है। तो एक बार फटाफट जितने भी बच्चे आ चुके हैं ना क्लास में, मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। सर एकदम परफेक्ट है, ओके है। चलेगा मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सांग के इतिहास को। और हमने हरियाणा में सांग के इतिहास को अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको 4 चरण या 4 काल में डिवाइड करने का काम किया था, जिसमें सबसे पहला आपका चरण था मेरे बच्चों संक्रमण काल। पहला जो काल था वो था आपका संक्रमण काल। संक्रमण काल, या हम बोल सकते हैं इसको प्रथम चरण, जब हरियाणा में सांग की शुरुआत होती है। और ये जो संक्रमण काल है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1200 से लेके 1750 ईस्वी तक। 1200 से लेके 1750 ईस्वी तक। ठीक है मेरे बच्चों, बताया जाता है कि 11वीं सदी की बात है। 12वीं सदी से भी पहले मैं थोड़ा सा चर्चा करूं तो बताया जाता है कि 11वीं सदी की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मल। जो रहने वाला था पंजाब का। एक था मेरे बच्चों रावत राजपूत। एक था रावत राजपूत, और इसी के अंदर मेरे बच्चों एक था रंगा नाम का जुलाहा। इन 3 व्यक्तियों ने मिलकर 11वीं सदी के अंदर एक भजन मंडली बनाई थी। और इसी भजन मंडली के द्वारा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ गांवों में जाकर भजन मंडली के माध्यम से प्रस्तुति जो दी गई, लोगों ने आगे चल के बच्चों 12वीं सदी के अंदर ही इसे सांग का नाम देने का क्या किया था, काम किया था। इसीलिए इसका पहला चरण हम कौन सी सदी से मान के चलते हैं? 12वीं सदी से, या हम बात करें तो 1200 से हम मान के चलते हैं। तो 12वीं सदी से इसको अच्छे तरीके से शुरुआती दौर में, शुरुआती चरण में हम देख पाते हैं, क्योंकि 11वीं सदी के अंदर पंजाब के रहने वाले एक मल्ला नाम का व्यक्ति, एक रावत राजपूत, एक रंगा जुलाहे के द्वारा क्या तैयार की गई थी? भजन मंडली तैयार की गई थी। भजन मंडली
तैयार की गई और इन्हीं के द्वारा दी गई 11वीं सदी की प्रस्तुतियों को राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोगों ने आगे चल के नाम दिया किसका? सांग का। मेरे बच्चों, हरियाणा में जो सांग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, हरियाणा में सांग परंपरा की जो शुरुआत मानी जाती है वो 13वीं सदी में मानी जाती है। 1206 ईस्वी या 13वीं सदी। और हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो बिहारी लाल पंडित को जाता है बच्चों। किसको जाता है? बिहारी लाल पंडित। जो रहते थे हरियाणा के कौन से क्षेत्र में? महेंद्रगढ़ के नारनौल क्षेत्र में। ठीक है। ये जो हम सांग परंपरा को शुरू करने की श्रेय की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये किस आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा हरियाणा में सांग परंपरा को आगे बढ़ाया गया था या सांग परंपरा को शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना है, प्रसिद्ध सांगी रामकृष्ण व्यास जो रहने वाले थे कहाँ के? और रहने वाले हैं नारनौंद के। और मेरे बच्चों, एक प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर रामफल चहर। इन दोनों के अनुसार हरियाणा के अंदर सांग परंपरा को जो शुरू करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? बिहारी लाल पंडित को जाता है। मेरे बच्चों, बिहारी लाल पंडित के दोहों में या बिहारी लाल पंडित के सांगों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि हरियाणा के अंदर सांग परंपरा जो शुरू हुई थी वो 1206 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, एक दोहा भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, उस दोहे के माध्यम से भी बच्चों पता चलता है कि 1206 के अंदर ही हरियाणा में क्या शुरू होता है? सांग शुरू होता है। वो दोहा है कि नारनौल का ब्राह्मण गुजराती बिहारी लाल था। रामकृष्ण व्यास अपने सांगों में बार बार बोलते थे स्टेज के माध्यम से कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था और हरियाणा में सांग शुरू सन 1206 का साल था। तो कहने का मतलब है कि अपने सांगों में भी बार बार बिहारी लाल पंडित और 1206 इस साल की क्या की गई है? चर्चा की गई है, जिससे हम बोल सकते हैं हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय। और ये शुरू कब किया गया था? 1206 में किया गया था। बिहारी लाल पंडित के काम को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है मेरे बच्चों, वो इनके एक शिष्य द्वारा जाता है जिनका नाम था चेतन। हरियाणा में बिहारी लाल पंडित के बाद सांग विद्या को जो आगे बढ़ाया बिहारी लाल पंडित के कार्य को
आगे बढ़ाने वाले इनके शिष्य चेतन थे। ठीक है, बात है 1658 की। 1658 में मेरे बच्चों दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो बैठे हुए थे वो मुगल शासक औरंगजेब बैठे हुए थे, और 1658 में औरंगजेब के द्वारा सांगों की प्रस्तुति पर क्या लगा दी जाती है? रोक लगा दी जाती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में सांगों को बंद करवाने वाला मुगल शासक कौन था, तो हरियाणा में सांगों की प्रस्तुति को बंद करवाने वाला, उनके ऊपर बच्चों लगाम लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। तो औरंगजेब द्वारा सांगों की प्रस्तुति पर रोक लगाई गई। अब जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक कोई भी सांग ना तो हरियाणा में, ना पंजाब में, ना राजस्थान में लोगों को देखने को मिले। तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के अंदर, और औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद 1709 वर्ष 1709 औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही बच्चों 1709 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो 1709 के अंदर बालमुकुंद नाम के एक सांगी ने दोबारा से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के अंदर इस सांग नाम के नृत्य को पुनर्जीवित करने का क्या किया था? काम किया था। और इन्हीं के काम को आगे बढ़ाने का काम बालमुकुंद के शिष्य शिव कुमार के द्वारा किया गया था। तो 1709 से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद सांग को पुनर्जीवित करने का श्रेय बाल मुकुंद को जाता है बच्चों। बाल मुकुंद के बाद इनका जो शिष्य था शिव कुमार, उसने मेरे बच्चों इस सांग परंपरा को आगे बढ़ाने का क्या किया था? काम किया था। और शिव कुमार के बाद बाल मुकुंद गुप्त के एक और शिष्य, मतलब बाल मुकुंद गुप्त के जो दूसरे शिष्य हैं, उन्होंने सांग को एक अलग स्तर पर लेकर जाने का काम किया। और बाल मुकुंद गुप्त के जो दूसरे शिष्य थे उनका नाम है किशन लाल भाट, जो मेरठ के रहने वाले थे, जिन्होंने सांग को एक अलग ही दिशा देने का काम किया। उसके बाद सांगों में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी लेनी स्टार्ट की। जगह जगह के ऊपर मेरे बच्चों रुक रुक के सांग होना स्टार्ट हुए। लोगों की दिलचस्पी जब बढ़ती चली गई तो हर जगह मेरठ के रहने वाले किशन लाल भाट का नाम सबसे पहले सांगों के अंदर लिया जाना शुरू होता है। और ये किशन लाल भाट जो आप पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, वो किसका शिष्य था? ये बाल मुकुंद का शिष्य था। और बाल मुकुंद गुप्त को श्रेय, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, ये बाल मुकुंद है सांगी। और सांगी बाल मुकुंद को ही औरंगजेब की मृत्यु के बाद सांग को पुनर्जीवित करने का क्या जाता है? श्रेय जाता है। तो यहां तक बातें नोट हो चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सांगों को अलग ही स्तर पर आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो किशन लाल भाट को जाता है। और किशन लाल भाट कहाँ के रहने वाले? मेरठ के रहने वाले।
जिन्होंने मेरे बच्चों वर्ष 1730 में इस सांग विद्या को एक अलग ही स्तर पर लेकर जाने का क्या किया था, काम किया था। किशनलाल जो भाट है, इसी को सांगों का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और इसी किशनलाल भाट को हरियाणा में प्रथम सांगी की भी क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। हरियाणा में प्रथम सांगी की क्या दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। नाम है मेरे बच्चों इनका किशनलाल भाट। ठीक है बच्चों, यहां तक बातें समझ में आई। संदीप सर, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप आवाज पैनी आ रही है सर जी। कोई ना, पैनी तो बहुत अच्छी होती है आवाज, है ना। तो एक बार मेरे को चार्जिंग लगाने दो तुम लैपटॉप को। आज मैं दूसरे स्टूडियो में आया हुआ हूँ मेरे भाई, ठीक है। हाँ, और कल तुम लोगों की क्लास इसीलिए नहीं ले पाया था, एक तो किताब के ऊपर काम चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे सुबह से लगते हैं शाम तक, सर किताब किताब किताब, है ना। तो ये तो आप लोगों को जो किताब का इंतजार है बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। फिर देखता हूँ तुम लोग कितना किताब को इज्जत देते हो, कितना तुम उसको पढ़ते हो, रिवाइज करते हो। और कुछ थोड़ा सा तबीयत डाउन थी इसलिए कल क्लास नहीं ली, है ना। लेकिन आज पक्की 2 क्लास लूंगा, और मूड बना मेरा तो मैं 3 क्लास भी ले सकता हूँ। लेकिन 3 तो एक बार ज्यादा हो जाएगा, है ना। 2 की बात कर रहा हूँ, कहीं तुम बोलो कि सर दूसरी भी नहीं हुई आज। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को। हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, ठीक है, जो तुम किताबों में पढ़ते हो तो किशनलाल भाट को जाता है मेरे बच्चों। लेकिन कुछ जो सांगी हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं, वो मानते हैं बिहारी लाल पंडित को। यदि ऑप्शन में किशनलाल भाट के साथ बिहारी लाल पंडित आ जाता है तो आप लोग बिहारी लाल पंडित बोल के आइएगा। बिहारी लाल पंडित आपको नहीं नजर आता है ऑप्शन में, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि हरियाणा में सांग परंपरा को शुरू करने का श्रेय जाता है मेरे भाई किसको, किशनलाल भाट को, किशनलाल भाट को। 3 तो रहने देते हैं ना, अभी पेपर नजदीक नहीं है, तुम लोग इतना ज्यादा उतावले मत हो। अब देखिएगा मैं फटाफट 2-2 3-3 क्लास देके यदि तुम्हारा सिलेबस करवा दूंगा, फिर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों का रिवीजन छूट जाएगा, है ना। इतने तो तुम मेरे को सीरियस स्टूडेंट लगते नहीं हो कि सारा दिन पढ़ाई की बातें करते हुए तुम्हें और कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा, है ना। तो इसलिए अभी टाइम है, टेंशन मत लो। कभी मेरे को 1 क्लास लेने दो, कभी 2 क्लास लेने दो, 3 क्लास तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। वो तो फिर एक बार ये हो जाता है कि बस फटाफट सिलेबस करवाना। और लास्ट तक मैं जुड़ना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। लास्ट तक का मतलब कम से कम चाहे पेपर हो भाई साहब सितंबर के महीने में, तो हम सिलेबस खत्म करें सितंबर तक। मतलब सिलेबस का क्या है अर्थ, सिलेबस का मतलब है जितना पढ़ने को मिले उतना हमें पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ 100 क्लास दी, 50 क्लास दी, 150 क्लास दी और बोल दिया सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि तुम्हारा ये हरियाणा जीके का लास्ट बैच है,
इसके बाद तुम्हें और बैच लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से भी। और 2023 के अंदर यही बैच तुम्हें हरियाणा जीके के बलबूते नौकरी दिलाने में सहायता करेगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि इस बैच में मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाना है, एक एक चीज हर बच्चे को कवर करानी है, ठीक है, ताकि उसको बार बार पैसा कोचिंग पर ना लगाना पड़े, है ना। तो आपको दोबारा हरियाणा जीके की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे बैच में आ चुके हैं। और जो बच्चे बैच में नहीं आ चुके हैं उनको तुम लेके आओ, और उनको भी हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो यहां तक बातें कंप्लीट हुई। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण को बोलते हैं प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण या इसको बोलते हैं दूसरा चरण। ठीक है भाई, प्रारंभिक चरण या दूसरा चरण इसे बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। एक दो दिन क्लास ना हो ना तो तुम मैसेज पे मैसेज मत किया करो, तो तुम लोगों के लिए ही काम करता रहता हूं मैं, ठीक है। किताब पे काम कर रहा था और किताब बहुत मेहनत से लिख रहा हूं भाई, ठीक है। प्रारंभिक चरण दूसरा चरण 1750 से 1850 ईस्वी। दूसरे चरण में सबसे पहले जो सांगी हुए उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सादुल्ला। क्या है? सादुल्ला। बिल्कुल आराम से करवाओ सर, ये बहुत अच्छा है सर। एक क्लास रखा करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास रख लिया करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, तुम सारे के सारे बच्चे सहमत तो हो ना? अब देखिएगा, जो बच्चा रिकॉर्डेड देखता है उससे तो मैं क्या पूछूं, जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लगभग 70 के अराउंड बच्चे जुड़े हुए हैं, 70 के अराउंड, है ना। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम एक क्लास रख लें तो बेस्ट रहेगा, कि तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं, उसकी रिवीजन भी करनी है। अब मैं तो फटाफट सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारी साइड से मेरे बच्चों यदि वो सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट नहीं होगा ना, फिर तो ये पैसा भी वेस्ट जाएगा, आउटपुट भी नहीं आएगी। तो एक क्लास, उस क्लास को ऐसे प्रिपेयर किया करो कि दोबारा वो बच्चों पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब जो मैंने करनाल जिला पढ़ा दिया, गुड़गांव पढ़ा दिया, जींद पढ़ा दिया, अंबाला पढ़ा दिया, महेंद्रगढ़ पढ़ा दिया, फिर हम करंट अफेयर भी उसकी सितंबर तक की क्लासेस दे चुके हैं, है ना। मिसलेनियस में हमने खेल जगत से 8 क्लास की हैं। फिर हमारा ये जो पार्ट है या लोक जो आपके नृत्य हुए हैं, इससे पहले वेशभूषा आभूषण हुए हैं, एक बार में ऐसे प्रिपेयर कर लेना है, उसको बार बार नहीं पढ़ना पड़े। मतलब ऐसा नहीं कि करनाल जिला हमने पढ़ लिया है, उसके बाद पेपर आएगा तब फिर पढ़ेंगे, तो इसका मतलब तो फिर हम एग्जाम क्रैक करने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब एक बार में ऐसा पढ़ो कि फिर हमें कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े, उसके लिए चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। मतलब आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये चाहे 2 दिन में पक्का हो, लेकिन पक्का ही हो, इसमें 1% भी गुंजाइश ये नहीं बचनी चाहिए कि ये हमारा अधूरा रह गया, ठीक है। तो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से कवर करने के बाद, कोई भी टॉपिक पक्का करने के बाद, अगले टॉपिक को आपको पकड़ना होता है, शुरू करना होता है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने एक ही क्लास बोला है, ठीक है। रेगुलर एक क्लास, विपिन राणा बोला रेगुलर एक क्लास। हाँ बिल्कुल। चलो, तो आज तो मैं 2 क्लास दूंगा, बाकी उसके बाद एक क्लास, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कल वाली जो क्लास नहीं हुई थी आज उसकी भरपाई हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि किसी दिन क्लास ना लूंगा ना तो उस दिन 2 क्लास कर दूंगा। वीक में आपकी 6 क्लास आपको मिलती रहेंगी। वीक में आपको आपकी 6 क्लास क्या है, मिलती रहेंगी। ध्यान रखना है मेरे बच्चों। इस चरण के जो प्रथम सांगी हुए, इस चरण के जो प्रथम सांगी या कवि हुए वो सादुल्ला हुए। सादुल्ला। और सादुल्ला कहाँ के रहने वाले थे? मेवात के।
मेवात के रहने वाले थे, तो मेवात के लोग इन्हें पता है क्या कहा करते थे? मेवात के लोग इन्हें मेवात जन कवि, मेवाती जन कवि नाम से ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। मेवाती जन कवि के नाम से मेरे बच्चों ये क्या थे? प्रसिद्ध थे। और सादुल्ला के द्वारा जो रचित रचना है वो है हरियाणवी महाभारत। हरियाणवी महाभारत के ये क्या रहे? रचयिता रहे। सादुल्ला। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो महाभारत है ये इन्होंने प्योर हरियाणवी में नहीं लिखी, बल्कि मेवाती भाषा में लिखने का इन्होंने क्या किया? काम किया। मेवाती अपने हरियाणा में बोले जाने वाली एक बोली भी है ना, जो मेवात क्षेत्र के लोग बोलते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणवी महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? मेवाती भाषा में लिखी गई है, मेवाती बोली के अंदर। ठीक है। और उसी बोली को यदि हम लिखना शुरू कर देंगे तो वो भाषा बन जाएगी। मेवाती भाषा में क्या है मेरे बच्चों? ये लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो हरियाणवी महाभारत है इसका नाम आप लोगों को किसी ने नहीं बताया बच्चों। सादुल्ला ने जब इस महाभारत को लिखा, सादुल्ला ने जब इस महाभारत को लिखा तो कभी भी इसको हरियाणवी महाभारत उसने नहीं बोला था। लोगों ने इसे हरियाणवी महाभारत बोला। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पंडुन का कड़ा। देखो, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें किसी ने बताई है क्या? नहीं बताई होगी, है ना। तुम चाहे कितना भी बड़ा ग्रंथ उठा लेना, हरियाणा जीके का, अपनी क्लास से वो ऊपर नहीं जा सकता है। पंडुन का कड़ा। पेपर में पक्का पूछेगा पंडुन का कड़ा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो पंडुन का कड़ा कोई और नहीं, हरियाणवी महाभारत को ही पंडुन का क्या बोला गया है? कड़ा बोला गया है। ठीक है बच्चों। बच्चों हम बात करें तो इस चरण के एक और प्रसिद्ध सांगी हुए, इस चरण के एक और प्रसिद्ध सांगी हुए, इनका नाम है बंसीलाल सांगी। और बंसीलाल सांगी के जो प्रमुख सांग हुए हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे आपसे, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है सर। कभी कभी करंट अफेयर भी लगा लेना। करंट अफेयर, चलो आज करंट अफेयर ही पढ़ेंगे। सर ये पहली बार सुना है, बिल्कुल पहली बार सुना है, और बहुत सारी बातें तुम इस बैच में पहली बार ही सुनोगे। तो एक तो इनका सांग आपको ध्यान रखना है, गुरु गुग्गा। ये थोड़े से नए नए शब्द हैं, आप लोगों को टाइम लगेगा याद करने में, लेकिन ये मत सोचना कि ये याद होंगे नहीं। गुरु गुग्गा। एक इनका सांग ध्यान रख लेना, राजा नल। एक इनका सांग ध्यान रख लेना, राजा गोपीचंद। राजा गोपीचंद। ठीक है बच्चों। तो ये है दूसरा चरण। दूसरे चरण के बाद हम बात करते हैं, तीसरा जो चरण होगा उसको बोला गया उत्कर्ष काल।
पिंकी बोल रही है सर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की कब क्लास होगी? गुड़िया हिस्ट्री की क्लास तो आज ही होगी। और बता, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हो ना, आज ही होगी। तुम लोग कंफ्यूज मत रहा करो मेरे बच्चों, तुम मेरे अकॉर्डिंग, मतलब तुम लोग एक बार जैसे मैं तैयारी करवाता हूँ वैसे करते जाओ, अपनी साइड से सब कुछ छोड़ दो तुम, ठीक है? एक बार भरोसा कर लो। जैसे मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, जो कंप्लीट बैच वाले बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, एक बार तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लो। ये मत सोचो कि कोई सब्जेक्ट मैं छोड़ दूंगा, इकोनॉमिक्स तक नहीं छोड़ दूंगा। यदि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है तो वो भी सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन वो मेरे ऊपर तुम छोड़ दो कि कब मेरे को कौन सी क्लास लगानी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर अभी है, अच्छा खासा टाइम है। जो बच्चे चिल्ला रहे थे पहले, जब हमने जनवरी की बात की, तो जनवरी में बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर सिलेबस नहीं होगा, मार्च में पेपर है। तो उन बच्चों से मैं पूछता हूं कि मार्च में तुम कहां पे जाओगे पेपर देने? जिन्होंने इतने परेशान हो रखे थे, वो सारा दिन यही बातें कर रहे थे। और मैंने उनको बोला था कि भाई पेपर नहीं है अभी, तुम पढ़ते रहो, तुम टाइम खराब मत करो ये बातें सोच सोच के कि पेपर कब होगा। पेपर अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा काम है एक ईमानदार स्टूडेंट की तरह लगातार पढ़ना। जब पेपर हो वही ईमानदार स्टूडेंट चुपचाप जाएगा पेपर देने और अच्छा पेपर करके सिलेक्शन लेके निकल लेगा। और बाकी बच्चे इसी बात में घूमते रहेंगे कि पेपर कब होगा। पेपर तो होगा ही होगा, पक्का होगा पेपर। तीसरा चरण की चर्चा करेंगे। तीसरा चरण जो शुरू होता है वो 1850 से शुरू होता है और 1950 तक। तो जो बच्चे मार्च मार्च चिल्ला रहे थे कि सर मार्च में पेपर पक्का है, फरवरी में सर पेपर पक्का है, ग्रुप डी का सर पेपर पक्का है, अखबारों में आती है सर डेली, सर उस यूट्यूबर ने बताया है, तो वो सारी की सारी बातें दरी की दराई रह गई होगी ना कि पेपर मार्च में है। तो तुम चुपचाप पढ़ते रहो, पेपर जब होगा मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूंगा कब होगा। मेरे बच्चों, ये जो उत्कर्ष काल है, ये हरियाणा में सांग परंपरा का स्वर्णिम काल माना जाता है। बहुत बड़े बड़े सांगी मेरे बच्चों इस समय हरियाणा में हुए, और सांग एक बड़े स्तर पर हरियाणा में आगे बढ़ा। गांव गांव तक सांग की चर्चा होने लगी थी। हरियाणा में सांग परंपरा का ये क्या माना जाता है? स्वर्णिम काल माना जाता है, गोल्डन टाइम पीरियड। जैसे तुम्हारी तैयारी का गोल्डन टाइम पीरियड पता है कौन सा है? यही है तुम्हारी तैयारी का गोल्डन टाइम पीरियड। कौन सा है? फिलहाल जब पेपर आसपास भी नहीं है। जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो वो रिवीजन का गोल्डन टाइम पीरियड होगा। उस समय कोचिंग नहीं ली जाती, उस समय तो रिवीजन की जाती है। जब पेपर आसपास भी ना हो तब ली जाती है कोचिंग, और अपना पेपर अभी आसपास भी नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई का ये गोल्डन टाइम पीरियड है। और हरियाणा में सांग परंपरा का जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो उत्कर्ष काल माना जाता है, जो 1850 से शुरू होकर 1950 लगभग 100 साल तक चला। ठीक है? इस काल में जो प्रथम सांगी हुए, प्रत्येक काल का पहला पहला सांगी बता रहा हूं तुम्हें। स्टार्टिंग का जो काल था हमारा संक्रमण काल, उसका पहला सांगी था बिहारी लाल पंडित, जो नारनौल का रहने वाला था, एक गुजराती ब्राह्मण था। ठीक है? दूसरा काल आया हमारा प्रारंभिक काल, जिसको दूसरा चरण बोला हमने। प्रारंभिक काल का जो मेरे बच्चों सबसे प्रसिद्ध या हम प्रथम सांगी बोलेंगे वो था सादुल्ला। कौन था? सादुल्ला। अब ये तीसरा चरण आ चुका है और तीसरा काल आ चुका है, नाम है इसका उत्कर्ष काल। और उत्कर्ष काल के पहले सांगी, ये हरियाणा के पहले सांगी नहीं है, ये इन काल के पहले सांगी है। तो इस काल में जो प्रथम सांगी हुए वो हुए हैं अली बख्श। अली बख्श। और अली बख्श जो है मेरे बच्चों, ये कहाँ के रहने वाले? रेवाड़ी के रहने वाले। ठीक है? इसी अली बख्श को कहा जाता है हरियाणवी लोक रंगमंच का पिता।
हरियाणवी लोक रंगमंच का पिता इन्हें कहा जाता है। मेरे बच्चों, अली बख्श जो थे, इन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक मंदिर भी बनवाया था। और वो मंदिर अली बख्श ने सांग और तमाशा के माध्यम से धन इकट्ठा करके बनवाने का काम किया था। तो सांग व तमाशा के माध्यम से धन इकट्ठा करके रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। रेवाड़ी के अंदर एक 3 मंजिला सफेद रंग का सनातन धर्म से संबंधित घंटेश्वर मंदिर है। रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है बच्चों। इस काल के अन्य प्रसिद्ध सांगियों की बात करें तो काफी सांगी जो हाईलाइट हैं, जिसमें हम लक्ष्मी चंद का नाम लेंगे, दीपचंद का नाम लेंगे, ताऊ सांगी का नाम लेंगे, अली बख्श थानेसरी, अहमद बख्श थानेसरी का नाम लेंगे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले अहमद बख्श थानेसरी। कुरुक्षेत्र के मेरे प्यारे बच्चों ये रहने वाले थे। हरियाणवी रामायण के ये रचयिता माने जाते हैं। हरियाणवी रामायण के क्या माने जाते हैं? ये रचयिता माने जाते हैं। नाम है इनका अहमद बख्श थानेसरी। ठीक है। ये जो हरियाणवी रामायण है, ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? कोरवी भाषा में। और कोरवी भाषा हरियाणा के अंदर अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर वाले क्षेत्र में मेरे बच्चों बोली जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। इसे कोरवी बोली बोलते हैं। ठीक है, कोरवी बोली बोलते हैं। और कोरवी बोली के अंदर कोई रचना लिखी गई है, उसी को हम यहाँ पर हरियाणवी रामायण बोलते हैं। अहमद बख्श थानेसरी। किशनलाल बाट के बाद, किशनलाल बाट के बाद हरियाणा में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट सांगी हुए वो अहमद बख्श थानेसरी हुए हैं। कौन हुए हैं? अहमद बख्श थानेसरी हुए हैं। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि हम इनके सांगों की बात करें तो मेरे बच्चे, इनके सांगों में आप लोगों को भक्ति रस देखने को मिलता था। और सारे के सारे जो सांग हैं अहमद बख्श थानेसरी ईश्वर वंदना के साथ अपने शुरू किया करते थे। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है कि सभी सांगों की जो शुरुआत है इनके द्वारा सभी सांगों की जो शुरुआत है वो ईश्वर वंदना के साथ की जाती थी।
इनके सांगों में आप लोगों को भक्ति रस देखने को मिलेगा। इनके जो प्रमुख सांग हुए मेरे बच्चों, कृष्ण लीला, जहां पर भगवान का नाम आएगा सीधी सी बात है उस सांग के अंदर भक्ति रस तो होगा ही होगा। मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं है क्या सर? नहीं है भाई, मार्च में कोई एग्जाम नहीं है, अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं है। आपके भरोसे ही कोर्स लिया है, बिल्कुल मेरे बच्चों, भरोसा है तो तुम लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा। कृष्ण लीला के साथ साथ एक इनका सांग है गुलबक्कावली। गुलबक्कावली में भी भक्ति रस आप लोगों को देखने को मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मिलता है, ठीक है। और एक और सांग ध्यान रख लेना, किसाने अजाइब। ठीक है, तो ये 3 सांग आपको ध्यान रखने हैं अहमद बख्श थानेसरी के। अहमद बख्श थानेसरी जो है मेरे बच्चों किशन लाल भाट के बाद राज्य के प्रसिद्ध सांगी रहे हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किशनलाल भाट के बाद कुछ और सांगियों की हम बात करेंगे जिसके अंदर बालक राम का नाम आएगा। फटाफट नोट कीजिएगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में। सर पेपर कब होगा? भाई पेपर होगा कम से कम भी मई जून जुलाई, ठीक है, अभी कोई पेपर नहीं। मई जून जुलाई तक चुपचाप सुख शांति से सिलेबस कवर करते रहो, और जब पेपर हो भी जाए, मतलब मार्च में पेपर हो जाता तुम्हारा और तुमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि गुलबक्कावली जो सॉन्ग है वो किसका है, तो क्या तुम बता पाते? भाई नहीं बता पाते ना। तो तुम्हारा सिलेबस ही अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे तुम नौकरी लगने की सोच सकते हो? सभी सब्जेक्ट का पहले सिलेबस अच्छे से कवर करो, उसके बाद 1-2 बार उसको रिवीजन करो, उसके बाद तुम्हें बोलना है कि पेपर अब हो जाए। तो कम से कम जो बच्चे अब जुड़े हुए हैं क्लास में वो तो ये ना सोचा करो कि पेपर मार्च में हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि पेपर 3-4 महीने बाद हो, तब तक पेपर कवर करने के लिए, पेपर क्रैक करने के लिए सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। और तुम लोग चाहते हो कि हम नौकरी लगे ही ना, सारा दिन यही चिल्लाते रहते हो कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। मान के चलो पेपर हो भी जाए मार्च में, तो इस बात की गारंटी है क्या तुम नौकरी पक्का लग जाओगे? कैसे लग जाओगे जब तुम्हें ये बातें आज तक पता ही नहीं थी और ये पेपर में आ जाएंगी और ये पेपर में पक्का आएंगी?
जो तुम्हें सीईटी के पेपर में हरियाणा जीके के मुश्किल क्वेश्चन लगे थे, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं थे, ये वहीं से उठाए गए हैं जहां से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों वहीं से एक एक मुश्किल चीज आपको पढ़ा रहा हूं, और आगे यदि उन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा तो पक्का अपनी क्लास से मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं घर से पढ़ा रहा हूं, जहां से सरकार क्वेश्चन पूछती है, जहां से सरकार के पास वो ऑथेंटिक सोर्स है आपके पेपर में क्वेश्चन डालने के, वही ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास भी है। इसीलिए मेरे बच्चों आपको हर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है जो अब तक मैं पढ़ाते आया हूं, और आगे भी देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ाया है, क्योंकि सरकार ने लेवल बढ़ाया है सीईटी के पेपर में हरियाणा जीके का, इसलिए मैं आपको ऐसे ऐसे शब्द लिखवा रहा हूं कि गुलबक्कावली, फिसाने अजाइब, ठीक है, ईश्वर वंदना के साथ सांगों की शुरुआत करने वाले सांगी कौन हुए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा कौन सा वो सांगी था जिसके सांग एक पुस्तक के अंदर मेरे बच्चों दर्ज किए गए थे, और उस पुस्तक का नाम है टू लेजेंड्स ऑफ पंजाब। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कवर करने पड़ेंगे। ये जो राजा गोपीचंद सांग है किसका, बंसीलाल सांगी का। बंसीलाल सांगी का ये राजा गोपीचंद नाम का सांग 1884 के अंदर मेरे बच्चों पंजाब के अंदर अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई एक किताब में लिखा पाया गया, और उस किताब का नाम है टू लेजेंड्स ऑफ पंजाब। तो ध्यान रखना है, गोपीचंद जो सांग है, इस सांग का जो उल्लेख है मेरे बच्चों 1884 में प्रकाशित टू लेजेंड्स ऑफ पंजाब। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप जाए पेपर में आएंगे ये पक्के, क्योंकि ये लिखे गए हैं, ऑथेंटिक सोर्स है, जहां से हरियाणा जीके डे बाय डे आगे बढ़ रही है। हरियाणा सरकार यहीं से उठा उठा के क्वेश्चन पूछती है, कहीं और से नहीं पूछती, और वहीं से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, उन्हीं बातों को मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि सर आप कौन सी किताब से पढ़ाते हो, किताबों में तो है ही नहीं। तो ये किताबों से नहीं है, ये सरकार का जो मेरे बच्चों पेपरों का चिट्ठा होता है ना, जहां से सरकार डालती है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वो किसी किताब का सहारा नहीं लेती है सरकार। ठीक है, किताब का सहारा नहीं लेगी, क्योंकि किताबों में तो गलतियां होती हैं। कल को आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ जाए तो आप किताब का ऑब्जेक्शन सरकार थोड़ी मानेगी। सरकार तो अपने सोर्स का ऑब्जेक्शन मानेगी, जहां से उसने क्वेश्चन उठाए होंगे, और वहीं से उठाया गया क्वेश्चन है, यदि हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो बच्चों को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकती है ना। तो ध्यान रखना है कि राजा गोपीचंद नाम का जो सांग बंसीलाल सांगी के द्वारा रचा गया था, इसका उल्लेख ब्रिटिश सरकार में लिखी गई एक किताब टू लेजेंड्स ऑफ पंजाब में मिलता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, पिंकी, ठीक है, यदि आपकी गुड़िया ये समस्या है तो आप क्लास के बाद इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। तो पिंकी नाम की लड़की जिसको समस्या है, जो पूछ रही है मेरे से, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप छोड़ना गुड़िया, और अपनी प्रॉब्लम मेरे को बताना। ठीक है, फिर सॉल्यूशन मैं करता हूँ उसका, एप्लीकेशन में जो आपको प्रॉब्लम और जो आपको बैच को लेकर इशू है। चलेगा, आगे हम बात करेंगे मेरे बच्चों अहमद बख्श थानेसरी के बाद नेक्स्ट जो सांगी हुए हैं तीसरे चरण के, वो कौन हुए हैं, वो हुए हैं मेरे बच्चों बालक राम। अहमद बख्श थानेसरी के
बाद नेक्स्ट जो प्रसिद्ध सांगी हैं वो है बालक राम। बालक राम कहाँ के रहने वाले? करनाल के रहने वाले। ठीक है भाई। और इनके जो प्रमुख सांग हैं उसमें ध्यान रखना, एक सांग का नाम है निहाल दे। एक का नाम है मेरे बच्चों नूर सुल्तान। बस एक एक दो दो सांग बताऊंगा इनके। निहाल दे, नूर सुल्तान, और इसके साथ है पूर्णमल भगत। ये पेपर में पूछा गया है पूर्णमल भगत कि पूर्णमल भगत किसकी रचना है? आप बोलेंगे बालक राम की ये रचना है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ताऊ सांगी। ताऊ सांगी प्रमुख सांग, बस सांग का नाम पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं पता होना चाहिए तुम्हें। एक सांग जो पेपर में पूछा गया है इनका वो है रुक्मणी विवाह। कौन सा विवाह? रुक्मणी विवाह मेरे बच्चों। ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चों लक्ष्मी चंद। लक्ष्मीचंद के बारे में हम बात करें तो 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1945 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई। जन्म हुआ था जाटी कला गांव के अंदर। जाटी कला सोनीपत। लक्ष्मीचंद के गुरु कौन हुए हैं मेरे बच्चों? मान सिंह हुए। पेपर में पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन हुए हैं? मान सिंह हुए। बात करें हम शिक्षा की तो इनके पास स्कूली शिक्षा कोई नहीं थी, ये अनपढ़ थे। पढ़ने लिखने की उम्र में घर वालों ने भैंस देकर खेतों में चराने के लिए भेज दिया था। और वहीं पर गांव में एक बार मान सिंह का सांग चल रहा था, और मान सिंह के सांग को जब ये देखने के लिए पहुंचते हैं तो उसी दिन से मान सिंह के ये चेले बन जाते हैं, क्योंकि मान सिंह की बातों ने इनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ दिया था। ठीक है। और उसके बाद मेरे बच्चों ये सांगों में जाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सांग रचना ये शुरू करते हैं। तो शिक्षा इनकी क्या थी? अनपढ़ थी। यदि हम बात करते हैं कि इन्होंने जो वेद पुराणों का ज्ञान लिया, मतलब जिन वेद पुराणों की चर्चा करते हुए ये सांग किया करते थे, तो वो ज्ञान इनके पास आया कहां से? तो वेद पुराणों का जो ज्ञान है वो इन्होंने टीकाराम शास्त्री से लिया था। ठीक है बच्चों, अनपढ़ होते हुए इनके पास ये अपार ज्ञान आता कहां से था? इन्हीं बातों को जानने के लिए हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी ने इनके जीवन के ऊपर शोध कार्य भी किया, और उस यूनिवर्सिटी का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, वो यूनिवर्सिटी है एमडी यूनिवर्सिटी। तो ये भी ध्यान रखना है कि एमडीयू रोहतक द्वारा जीवन पर क्या किया गया? शोध कार्य किया गया।
इनके पास ये अपार ज्ञान आता कहां से है? स्कूली शिक्षा इनके पास कुछ थी नहीं। बताया ये भी जाता है लोगों के द्वारा कि जब भी ये स्टेज पे चढ़ते थे तो कई साल आगे की बातें बता दिया करते थे, लेकिन स्टेज से नीचे उतरते ही इनके बच्चों काला अक्षर भैंस बराबर जैसा था, इनको कोई भी नॉलेज नहीं होती थी और लोगों को यही बात आश्चर्य करती थी कि इनके पास ये ज्ञान आता कहां से है। स्टेज पे चढ़ते ही ये बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं, स्टेज से उतरते ही काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इन्हीं बातों को जानने के लिए एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने इनके जीवन के ऊपर शोध कार्य करने का भी क्या किया था, काम किया था। लक्ष्मीचंद के जो सांग थे, इनके सांगों में जो सारंगी बजाया करते थे, वो दिल्ली के रहने वाले उस्ताद दुलिया खान थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लक्ष्मीचंद के सांगों में सारंगी बजाने का काम कौन किया करते थे? उस्ताद दुलिया खान। दिल्ली के ये रहने वाले थे मेरे भाई, उस्ताद दुलिया खान दिल्ली के ये क्या थे, रहने वाले थे। इनके सांगों में ये सारंगी वादक थे। लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि कहा गया। हरियाणा के सूर्य कवि सूफी दर्शन की मीरा, और संपूर्ण कविता का कालिदास। हरियाणा का कालिदास नहीं कहा जाता इन्हें, नाम से मेरे बच्चों ये क्या थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। नाम से क्या थे ये, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो ये लक्ष्मीचंद के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लक्ष्मीचंद के जो सांग है उनको हम आगे चल के कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो लक्ष्मीचंद के बाद मैं आपको दीपचंद पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाजे का भगत हम पढ़ेंगे, द्रंबिर बगाना को पढ़ेंगे, ठीक है, रामकृष्ण व्यास को पढ़ेंगे और जन कवि मेहर सिंह को पढ़ेंगे। तो काफी सांगी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। उस नए टॉपिक में मैं आप लोगों को हरियाणा के लोक संगीत के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि कुछ जो गीत गाए जाते हैं किसी खास अवसर पे गाए जाते हैं। जैसे आपसे पेपर में पूछा गया होगा कि पिलिया ओड जच्चा मुंडला बैठी, ये किस अवसर पे गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। सिटने जो हैं, सिटने समझते हो, जब शादी होगी ना और जब जाओगे तुम ससुराल में तो वहां पे जो सालियां हैं तुम्हें जो गालियां देंगी, ठीक है, वो गालियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो मेरे बच्चों उसको सिटने बोलते हैं। तो सिटने जो हैं वो कौन से अवसर पे दिए जाते हैं? ये तमाम जो आपके गीत अपने हरियाणवी कल्चर में हमें सुनने को मिलते हैं, तो बच्चों उन्हीं लोक गीतों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे लोक वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब जब भी संगीत के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है इंस्ट्रूमेंट की बदौलत, उन्हीं यंत्रों को हम वाद्य यंत्र बोलेंगे। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, चारों प्रकार के वाद्य यंत्रों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि वो वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी श्रेणी का है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।